बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले मेरे तमाम नाज़रीन को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद और मेरी तमाम व्यूअर्स के लिए यही दुआ है कि ये नया साल मेरे तमाम व्यूअर्स के लिए, उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। इसके अलावा नाज़रीन, हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इंडियन आर्मी चीफ़ हैं, उन्होंने अपने ओहदे का ओहदा तो संभाल लिया है, लेकिन ओहदा संभालने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस किस्म के जारहाना अज़ाइम का इजहार किया है, उससे ये लगता है कि जो नए इंडिया के जो नए आर्मी चीफ़ हैं, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसी किस्म के जो है वो अज़ाइम रखते हैं जो साबिक इंडियन आर्मी चीफ़ जनरल बिपिन रावत जो है वो रखा करते थे। और शायद हो सकता है कि दोनों ने एक दूसरे का जूठा खाया हो और शायद इसीलिए उन्होंने इस बात का इजहार किया है नए इंडियन आर्मी चीफ़ ने कि पाकिस्तान पर जो है वो भारत पेशगी हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि दहशतगर्द अनासर जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के जो मेजर जनरल आसिफ गफूर हैं, जो डीजी हैं ISPR के, उनके ख़िलाफ़ भी विदिन पाकिस्तान जो है वो क़ुव्वतें मुतहरिक हो गई हैं और उनका मकसद ये है कि किसी तरह से मेजर जनरल आसिफ गफूर को DG ISPR के ओहदे से हटाया जाए और नया कोई शख्स आके DG ISPR का DG बन जाए और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पर सर अंजाम दें। नया हुकूमत की जानिब से जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है नैब के मामले के ऊपर, इसके ऊपर भी आज अदालत ने सवालात उठा दिए हैं और काफ़ी सख्त सवालात जो हैं वो हुकूमत की अदालत की जानिब से उठाए गए हैं कि ये किस किस्म का लॉ है जिसके तहत सोसाइटी का जो एक सेगमेंट है उसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर दिया गया है और सोसाइटी के दूसरे सेगमेंट को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फ़राहम नहीं किया गया। इस वीडियो में तफसील में इस मामले के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इंडियन आर्मी चीफ़ हैं, जिन्होंने अपने ओहदा संभाला है और संभालने के बाद उनकी जानिब से इन अज़ाइम का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान पर जो है इंडिया पेशगी हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कैंप्स मौजूद हैं, दहशतगर्दी के जो अनासर हैं वो मौजूद हैं, जो भारत के अंदर जो है वो दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा माजी में जाते हैं कि जो साबिक इंडियन आर्मी चीफ़ थे जनरल बिपिन रावत, उनकी जानिब से भी इस किस्म के ख़यालात का इजहार किया गया था, बल्कि उनकी जानिब से ये भी दावा किया गया था कि पाकिस्तान पर उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया था, उनकी जानिब से इन तमाम दावों को झूठा जो है वो करार दिया गया। और उसके बाद फिर जब ये पुलवामा का वाक़या हुआ और उस वाक़े को बुनियाद बनाकर जब मोदी सरकार ने और इंडियन आर्मी ने जो है वो बालाकोट के ऊपर जो है वो स्ट्राइक की और उस पर भी यही दावा किया गया था कि हमने जो दहशतगर्दी के कैंप्स हैं उस पर स्ट्राइक की थी और दहशतगर्दी के कैंप जो था वो हमने तबाह कर दिया है। लेकिन फिर दुनिया ने देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने देखा, ज़राए अबलाग के जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं उसके ज़रिए कि ये दावा भी झूठा साबित हुआ और कोई बालाकोट में दहशतगर्दों का कैंप नहीं था। लेकिन जो नए इंडियन आर्मी चीफ़ आए हैं उनकी जानिब से भी इसी किस्म के जो है वो अज़ाइम का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो भी जहर उगल रहे हैं कि पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी के कैंप मौजूद हैं। और लगता ये है कि अपने जो पेशरो थे इनके जनरल बिपिन रावत, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और शायद उनका झूठा भी ये खा चुके हैं और शायद इसीलिए उसी तरह के बयानात इनकी जानिब से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन एक और अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि वज़ारत ख़ारजा ने 1948 से लेकर अब तक भारत ने LOC के ऊपर कितनी वायलेशंस की हैं, कितनी जानी या माली कश्मीरियों का, पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया है, इसका तखमीना लगाना जो है वो शुरू कर दिया है और ये तखमीना लगाने के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो 2019 गुज़रा है उसमें अगर आप मुझसे ये जानना चाहेंगे, तकरीबन कोई 60 से ज़्यादा जो है वो इंसानी जानों को LOC पर जो वायलेशंस होती हैं इंडियन फोर्सेस की जानिब से उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। कश्मीरी जानें ज़ाया हुई हैं, पाकिस्तानी जो जवान हैं उनकी जानें गई हैं और सैकड़ों ऐसे लोग हैं हमारे पाक फ़ौज से जिनका ताल्लुक़ है, हमारे फ़ौजी जवान हैं जो इन LOC पर वायलेशन के नतीजे में जो है वो उनके ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब ये तखमीना जो है वो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से लगाया जा रहा है कि कितनी जो है वो अब तक नुकसान LOC पर वायलेशन के नतीजे में इंडिया ने पाकिस्तान को या कश्मीर के लोगों को जो है वो पहुंचाया है, जानी और माली। इसके अलावा नाज़रीन, DG ISPR के हवाले से लोग मुतहरिक हुए हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार की जा रही है और ये दरख्वास्त आज क्योंकि 1 जनवरी है, एक्सपेक्टेड है कि ये पेशावर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी और अगर ये वहाँ पर दरख्वास्त दायर ना हो सकी
तो कल सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी जाएगी और इसमें जो जवाज़ बनाया जाएगा, जो बुनियाद बनाई जाएगी, वो बुनियाद यही बनाई जाएगी कि जो खसूसी अदालत ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को जो सज़ाए मौत सुनाई थी और उसके बाद जो DGISPR की जानिब से इस अमर का इजहार किया गया कि इस फैसले के बाद, खसूसी अदालत के इस फैसले पर पाक फ़ौज के अंदर शदीद गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है और उस पर यह कहा गया है, उस दरख्वास्त में ये लिखा जा रहा है। ज़रा ये बताते हैं कि ये जो मौक़िफ़ आया DGISPR का या SPR की जानिब से, ये तौहीन अदालत थी और इसे बुनियाद बनाकर ये इस्तदा की जा रही है अदालत से, या की जाएगी, जैसे भी इसे कहा जा सकता है कि DGISPR को उनके ओहदे से हटाया जाए और किसी नए शख्स को DGISPR जो है वो बनाया जाए। और उसमें इतलात ये सामने आ रही है कि इस दरख्वास्त के पीछे जो मंजूर पश्तीन हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो इस दरख्वास्त के पीछे शामिल हैं, ये हमें मालूमात मिली है। नाज़रीन, जो हुकूमत ने नया नैब ऑर्डीनेंस जारी किया है, आज इस नैब ऑर्डीनेंस के ऊपर अदालत ने सवालात उठा दिए हैं और बिल्ली जो है, आप ये कह सकते हैं कि थैले से बाहर आ गई है कि इस ऑर्डीनेंस के नतीजे में किस तरह से जो करप्ट लोग हैं वो फ़ायदा उठाएंगे और उन्हें फ़ायदा मिलेगा और वो नैब जो है, वो नैब की गिरफ्त से जो है वो बाहर हो गए हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा एक मामला है, इस पर बहुत सारे लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक मुहब्बे वतन होने के नाते अगर सच्चा इस पर मौक़िफ़ आप सुनना चाहते हैं तो यही है कि इसके अंदर जो करप्ट लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। अदालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं अकरम दुरानी, उनकी ज़मानत दरख्वास्त के ऊपर समाअत हो रही थी, जहाँ पर ये इस नए नैब ऑर्डीनेंस के ऊपर सवालात अदालत की जानिब से उठाए गए। अदालत का ये कहना था, चीफ़ जस्टिस अतहर मिनल्ला का ये कहना था कि किसी भी वफाकी वजारत के अंदर या सूबाई महकमे के अंदर जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो उस इदारे का, उस वजारत का सेक्रेटरी होता है। इस नए ऑर्डीनेंस के ज़रिए जो सेक्रेटरी या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर आप कह लें, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है नैब के नए ऑर्डीनेंस के तहत। और ये नया कानून आ जाने के बाद नैब जो है, जो सेक्रेटरी होगा किसी वजारत का, उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को गिरफ़्तार नहीं कर सकेगा। और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि किसी भी वजारत के अंदर कोई गबन होता है, कोई करप्शन होती है, तो उसका ज़िम्मेदार हमेशा से प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को ठहराया जाता है। ता वक्त यह है कि जब तक पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ कोई शवाहिद मौजूद ना हो कि उन्होंने सेक्रेटरी को मजबूर किया, उन पर दबाव डाला और दबाव डालकर ये काम करवाया गया। लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि यहाँ पर तो जो मेन जो बंदा है, जो जिम्मेदारी है जिसकी किसी वजारत के अंदर, उस वजारत के माली मामलात को देखने की, उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। तो जो बाकी लोग हैं उन्हें नैब जो है वो किस तरह से पकड़ेगा। और ये भी सवाल उठाया गया कि जो आइन का आर्टिकल 25 है, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 25, उसके तहत हर शहरी के साथ ये कहा गया है कि मसावी सलूक होना चाहिए। लेकिन इस ऑर्डीनेंस के ज़रिए सोसाइटी का जो एक सेगमेंट है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो वजारतों के मामला चलाते हैं, जो हुकूमत के मामला चलाते हैं, उन्हें तो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया गया है। लेकिन सोसाइटी के जो दीगर सेगमेंट हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। इस पर अदालत ने सवाल उठाए हैं और नैब को यह कहा गया है कि आप इस मामले के ऊपर जो है आइंदा समात पर अदालत की मुआमलत करें। और जो अकरम दुरानी थे, उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, अबूरी ज़मानत की, उसकी अबूरी ज़मानत में 15 जनवरी तक तौसीक़ कर दी गई है और नैब से जवाब तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में जो अहम डेवलपमेंट होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि पार्लियामेंट में कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास होने जा रहा है। और इस इजलास के ऊपर जैसा कि हुकूमत ने ये नैब ऑर्डीनेंस पास किया है, इसके पास होने के फ़ौरी बाद ये इजलास बुला लिया गया है। लेकिन इस इजलास के अंदर ना कौमी असम्बली में, ना सेनेट के अंदर, ना तो नैब का ऑर्डीनेंस रखा गया है ताकि उस पर बहस हो सके, ना आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला एजेंडे में, दोनों ऐवानों के एजेंडे में शामिल है। और इसमें ये देखा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एजेंडे के अंदर जो सेनेट का एजेंडा है उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है 2010 वो शामिल किया गया है। इसके अलावा जो फ़ॉरेन एक्सचेंज के हवाले से जो लॉ है वो शामिल किया गया है। उस पर सेनेट में बहस होगी। 38 नकात के ऊपर मुश्तमिल जो सेनेट का एजेंडा है। लेकिन कौमी असम्बली में कोई ऐसा कोई ख़ास एजेंडा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इजलास पार्लियामेंट का हुकूमत की जानिब से बुलाया गया है, ये इंतहाई गर्मा गर्म होगा। अपोजिशन की जानिब से जो कि इस नैब ऑर्डीनेंस के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, उसकी जानिब से इस पर हुकूमत को पर जो है तनकीद की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो राना सनाउल्लाह हैं, जो जिन्हें ANF के मुकदमे में रिहाई मिली है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मिली है, वो ज़मानत मिलने के बाद जो है वो पहली मरतबा जो है वो आज कौमी असम्बली में पेश होंगे
और उनकी जानिब से भी काफ़ी सख्त रद्द अमल जो है या मौक़िफ़ जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भरपूर अपनी इस गिरफ़्तारी के ऊपर और रिहाई के ऊपर, और जिस तरह से उन्हें फैसिलिटीज़ जो है वो जेल में मिलती रहीं, मेडिकल की सहूलत उन्हें नहीं दी गई, इन मामलात के ऊपर जो है जब वो अपना राय देंगे तो उस पर उनका जो रद्द-ए-अमल होगा वो काफ़ी शदीद होगा और हुकूमत को और इमरान खान को बराह रास्त जो है वो उनकी जानिब से जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाएगा।